Hello friends, so today is the second class of time of supply. We have already discussed time of supply in case of goods in the last class. Now we are going to talk about time of supply in case of services, right? So time of supply in case of goods was the relevant provision for that was section 12, and in case of services the relevant provision is section 13 of CGST. तो अब हम टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विसेज के बारे में बात करेंगे. एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं. एक बार हम क्या रिवाइज कर लेते हैं जो हमने लास्ट क्लास में कवर किया था टाइम सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स. तो आप मुझे बताइए, सबसे पहले बेसिक रूल बताइए. बेसिक रूल क्या है, किन किन चीज़ों को, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट डेट्स. तो सबसे पहले हमने बात की थी, जो मेन प्रोविजन है वो ये बोलता है डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर. यही बात होती है, ठीक है. इन दोनों में से जो भी जल्दी होगा. टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स हम पूरा रिवीजन कर लेंगे अगले 5 मिनट में. ये है. अब डेट ऑफ इनवॉइस हमें क्वेश्चन में दिया होगा. हमारा मेन झगड़ा है ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस. अच्छा, इसमें डेट ऑफ पेमेंट रेलेवेंट होती है क्या? हमने आपसे बात कर चुके हैं इस बारे में. लिखा तो हुआ था लॉ में, बट अमेंडमेंट आया और अमेंडमेंट ने उसे काट दिया. अमेंडमेंट आया और अमेंडमेंट ने उसे काट दिया. तो इसके लिए इसका मतलब ये हुआ डेट ऑफ पेमेंट इन केस ऑफ गुड्स रेलेवेंट नहीं होती सर. सीधी सी बात है. चलिए सर, फिर अब ड्यू डेट ऑफ पेमेंट, ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस की जब हमने बात की थी तो हमने बोला कि ड्यू डेट क्या होगी इनवॉइस इशू करने की. तो उस केस में हमने 4-5 सिनेरियोज लिए थे. पहला सिनेरियो क्या था, मूवमेंट ऑफ गुड्स अगर हो रहा है तो, मतलब गुड्स एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं. उस केस में क्या होता था सर? सर या तो ऑन और बिफोर रिमूवल ऑफ गुड्स. हमारे यहाँ से जब गुड्स निकले हैं उसमें गुड्स निकलने से पहले या गुड्स निकलते टाइम पर आप इनवॉइस इशू कर देना चाहिए आपको. अगर आप लेट करते हैं तो वो अलग बात है, लेकिन वो आइडियल टाइम है, वो ड्यू डेट है इनवॉइस इशू करने की. ठीक है. अच्छा, एक चीज और मैं भूल गया आपको बताना. जब टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स की बात कर रहे थे तो हमने सबसे पहले उसे डिवाइड किया किस केस में? 4 केसेस में डिवाइड किया. एक हो गया एफसीएम, दूसरा हो गया आपका आरसीएम, तीसरा हो गया आपका वाउचर्स, और फोर्थ हो गया आपका अदर्स, विच इज रेजिडुअरी प्रोविजन. रेजिडुअरी प्रोविजन है, मतलब कोई अगर इन तीनों केस में फॉल नहीं करेगा तो वो यहाँ पर चले जाएगा. ठीक है. तो अभी हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? एफसीएम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ आपसे. एफसीएम के केस में डेट और डेट ऑफ इनवॉइस या फिर ड्यू डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर. तो ड्यू डेट कैसे पता लगाएंगे? तो उसके लिए नीचे आ जाते हैं. ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस, पहला हो गया मूवमेंट ऑफ गुड्स. सेकंड, नो मूवमेंट ऑफ गुड्स, कोई मूवमेंट नहीं है गुड्स का. उस केस में क्या? ऑन और बिफोर डिलीवरी, गुड्स की डिलीवरी होने पर या उससे पहले. तीसरा पॉइंट, अगर कंटिन्यूस सप्लाई है तो, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स हो रहा है तो उस केस में आपसे बात की थी स्टेटमेंट, इशू डेट या फिर पेमेंट, विच एवर इज अर्लियर. राइट. ये ड्यू डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बन जाएगी. फोर्थ केस क्या था? सेल अप्रूवल बेसिस. सेल अप्रूवल बेसिस के केस में क्या था? याद करेंगे तो ताज़ा ताज़ा जाते जाते आपने पढ़ा था लास्ट क्लास में. सर, अप्रूवल डेट मतलब जब अप्रूवल आ जाए, और 6 months फ्रॉम सप्लाई ऑफ गुड्स. ठीक है. विच एवर इज अर्लियर. क्या बात है सर, पूरा प्रोविजन इस छोटे से, ये देखिए आपके सामने पूरा प्रोविजन आ गया सर. एफसीएम का पूरा प्रोविजन आ गया. अब आ जाते हैं आरसीएम. ऐसे ही कर लेते हैं तो पूरे एक बर्ड आई व्यू मिल जाएगा हमको. चलिए, ये क्या मैंने सही बोला? इन दोनों में से जो भी जल्दी होगा, विच एवर डेट इज अर्लियर, उस केस में उसे टाइम ऑफ सप्लाई मान लेंगे. और ड्यू डेट हमें नहीं पता थी तो ड्यू डेट के हमने नीचे लिखा कि ड्यू डेट कैसे कैसे किन किन सर्कमस्टांसेस में क्या क्या ड्यू डेट होगी. तो वी हैव डिस्कस्ड दैट आल्सो. राइट. नाउ लेट अस कम टू आरसीएम. आरसीएम के केस में क्या होगा?
आरसीएम के केस में सबसे पहला हमारा दिमाग कहाँ पर जाना चाहिए, हमारा माइंड जाना चाहिए कि किसे टैक्स डिपॉजिट करना है, हु हैज टू डिपॉजिट टैक्स, टैक्स डिपॉजिट करना है रेसिपिएंट को। तो रेसिपिएंट को कब पता चलेगा, व्हेन विल रेसिपिएंट गेट टू नो दैट अ पर्टिकुलर सप्लाई हैज बीन मेड। तो या तो सर उसके पास गुड्स आ जाएं, या फिर उसके पास इनवॉइस आ जाए, या वो पेमेंट कर दे, तीनों ही चीज थी। तो हमने यहाँ पर क्या देखा था, डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स और डेट इनवॉइस के 30 दिन तक, 30 days फ्रॉम इनवॉइस डेट। इनवॉइस मिलने के 30 दिन बाद नहीं, इनवॉइस जिस दिन इशू हुआ है, सप्लायर ने जिस दिन इशू किया है उसके 30 दिन तक का टाइम दिया है आपको। और क्या था सर, पेमेंट डेट। मतलब पेमेंट डेट क्या इस केस में रेलेवेंट होती है? जी हाँ होती है। अच्छा, पेमेंट डेट में हमने क्या बोला था, बैंक अकाउंट में डेबिट या क्रेडिट होगा वो डेट, या फिर बुक्स में डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स। इसमें भी हमने क्या बोला था, whichever is earlier। ठीक है सर, आइए सर नेक्स्ट आ जाते हैं। वाउचर्स के केस में क्या होगा सर, वाउचर्स के केस में सर दो डेट रेलेवेंट होती हैं। क्या डेट रेलेवेंट होती हैं आप बताइए मुझे। डेट ऑफ इशू ऑफ, इसे मैं थोड़ा सा थोड़ा आपको और क्लियरली विजिबल हो जाएगा। डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर और डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर और डेट ऑफ रिडेम्पशन ऑफ वाउचर। मतलब जिस दिन आपने वाउचर इशू किया और जिस दिन आपने वाउचर रिडीम किया, इन दोनों से जो भी डेट अर्लियर है, ठीक है, जो भी डेट अर्लियर है, यही था क्या नालायकों? मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, कुछ भी हाँ सुनते जा रहा हूँ, हाँ सर, यस सर, यस सर, यस सर। मैं भी बोल दूंगा सिर्फ डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर लेनी है तो कह दो कि हाँ सर डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर लेंगे, है ना। कुछ भी, क्या फर्क पड़ता है सर, पढ़ाते जाओ बस। बताइए कौन सी डेट ली जाएगी, क्या इन दोनों में से कोई एक डेट ली जाएगी? अगर हाँ तो कब, क्या सर्कमस्टांसेस ऐसे होंगे जब हम डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर लेंगे, और कौन से ऐसे सर्कमस्टांसेस होंगे जहां पर हम डेट ऑफ रिडेम्पशन ऑफ वाउचर लेंगे? तो इशू ऑफ वाउचर कब लेते हैं, व्हेन सप्लाई, मेन वर्ड क्या था, आइडेंटिफाइबल, सप्लाई इज आइडेंटिफाइबल ऑन डेट ऑफ इशू। जिस दिन आपने वाउचर इशू किया उस दिन आपको सप्लाई जो है वो आइडेंटिफाइबल है, आपको पता है कि सप्लाई, आपको पता है कि सप्लाई क्या होगी, टीवी एक्सेसरीज लेकर जाएगा या फिर शूज लेकर जाएगा या टी शर्ट लेकर जाएगा। अगर आपको ये पता है तो आप उसी टाइम हो जाएगा। और डेट ऑफ रिडेम्पशन कब लेनी है, व्हेन सप्लाई इज नॉट आइडेंटिफाइबल एट द टाइम ऑफ इशू। क्योंकि अगर इशू के टाइम पर ये नहीं पता कि वो क्या लेने वाला है तो आप कैसे उस पर टैक्स लगा सकते हो? सोच के देखो ना, आप सोच के देखो, बहुत लॉजिकल है। मैं एग्जांपल देता हूँ। 1 जनवरी 2020 को आपने वाउचर इशू किया, ठीक है, आपने 1 जनवरी 2020 को वाउचर इशू किया ₹50,000 का, ठीक है, 50,000 रुपए का वाउचर इशू किया। अमेजन ने या फिर किसी भी कंपनी ने वाउचर इशू किया और आपको वाउचर मिल गया, ठीक है। मैंने 1 जून 2020 को वो वाउचर रिडीम किया। एक्सपायरी कब थी इसकी? एक्सपायरी थी सर 31 दिसंबर 2020। 12 महीने इस तक ये वाउचर वैलिड था। मैंने 6th मंथ में उसे रिडीम कर लिया, ठीक है। तो इस केस में बात ये है, वो बोल रहे हैं अगर आपको पता है कि 50,000 का क्या परचेज होगा, मैंने वो वाउचर जो आपको दिया था उस पर मैंने साफ साफ लिख के दिया था कि इसमें
लेट अस से 42 इंच का टीवी आएगा, मैंने उसमें लिख कर दिया था कि 42 इंचेस का टीवी ही ले सकते हो आप, इसमें और कुछ ले ही नहीं सकते, यू डू नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन। तो अब क्या होता है, अब आप बोल सकते हो कि सर ये वाली डेट ना, इस डेट पर हमारे पास पूरी इन्फॉर्मेशन है, इस डेट पर हमारे पास पूरी इन्फॉर्मेशन है, तो टाइम ऑफ सप्लाई इसे ले लेंगे। क्या आपको पता है क्या एक्सेसरीज, मतलब क्या प्रोडक्ट है आपका? हाँ सर टीवी है। अब आप टीवी है ये पता है तो आप रेट पता लगा सकते हो इसका? हाँ। क्या आप वैल्यू पता लगा सकते हो उस टाइम पर? यस सर, पता लगा सकते हो आप। यस। मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ, मैंने 50,000 रुपए का जो मेरे को वाउचर मिला था, जो 50,000 रुपए का वाउचर मिला था, उसमें मैं कुछ भी शॉपिंग कर सकता था अमेजन से। मैं टीवी लेना चाहूँ टीवी ले सकता था, मैं 10 टी शर्ट्स ले सकता था, शूज ले सकता था, 5-6 पेयर शूज ले सकता था, वॉच ले सकता था अपने लिए एक, मैं कुछ भी ले सकता था। अब जब सप्लाई आइडेंटिफाइबल नहीं है 1 जनवरी 2020 को, तो आप सप्लायर से बोल रहे हो कि हम तो टाइम ऑफ सप्लाई यही मान लेंगे, हम तो टाइम ऑफ सप्लाई 1 जनवरी 2020 मान लेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, फरवरी का जो रिटर्न भरोगे उसमें इसकी डिटेल्स भर देना। सप्लायर बोल रहा है अजीब आदमी हो यार, सप्लायर बोल रहा है अजीब आदमी हो, मुझे क्या पता मेरा कस्टमर क्या खरीदने वाला है, अभी से मैं कैसे एंटिसिपेट कर दूं कि वो शू खरीदेगा या वो टीवी खरीदेगा या वो टी शर्ट खरीदेगा? हाउ डू आई नो? सप्लायर बोल रहा है मुझे नहीं पता अभी वो क्या खरीदने वाला है बॉस। तो क्या आपके हिसाब से जब सप्लाई आइडेंटिफाइबल नहीं है डेट ऑफ इशू के टाइम पे, तो डेट ऑफ इशू ली जा सकती है क्या? नहीं ली जा सकती। तो सर क्या ऑप्शन बचा? क्या आप फरवरी में इसका रिटर्न फाइल कर सकते हो? कर ही नहीं सकते, यू डू नॉट हैव द डिटेल्स विद यू। So that is why the law said, in case you do not know what the supply is at the time of issue of voucher, what date are you going to take? Obviously redeem जिस दिन हो रहा है, क्योंकि जिस दिन रिडीम करूंगा मैं उस वाउचर को, अमेजन को पता चल जाएगा, जिस दिन मैं रिडीम करूंगा उस वाउचर को, अमेजन को पता चल जाएगा मैंने शू खरीदा या टीवी खरीदा या फिर टी शर्ट खरीदी। तो अब अमेजन उस पर उसका रेट, उसकी वैल्यू डिटरमाइन करके लगा सकता है बॉस। क्लियर है पॉइंट? ठीक है। तो लॉ बिल्कुल भी अनरीजनेबल नहीं है, ऐसे ही लोग बोलते रहते हैं लॉ टफ है, ये है वो है, समझाना नहीं आता। बस सीधी सी बात है कि आप उसको लॉजिकली उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको कोई बताएगा तो अब आपको समझ इजीली आ जाएगा। ठीक है ना? समझाना भी नहीं आता, समझने में भी हमें थोड़ी, ठीक है ना, बस ऐसे नहीं टीचर की बुराई कर दी तो बस खुश हो जाते हैं, हमें भी तो समझना आना चाहिए नालायकों। हाँ ठीक है सर, ज्यादा मत बोलो, ठीक है ना? हाँ चलो ठीक है ठीक है। अदर्स के केस में क्या होगा? अदर्स के केस में क्या था? जीएसटी रिटर्न की डेट या फिर जीएसटी पेमेंट की डेट, झगड़ा, ओहो मैंने क्या लिख दिया, की डेट। अभी फिर वही बात आ गई ना कि अगर इन तीनों केसेस में फॉल, वैसे तो ये रेजिडुअरी प्रोविजन नाम का दिया हुआ है, ऐसा कुछ होता नहीं है कि ना वो आरसीएम में फॉल कर रहा हो, ना एफसीएम में फॉल कर रहा हो, ना वाउचर हो। आप सीधी बात है कि या तो एफसीएम होगा या आरसीएम होगा, इन दोनों में से कुछ ना कुछ तो होना पड़ेगा ही, ठीक है ना? तो ये ऐसे ही दिया हुआ है, बट आपको ये याद रखना है, क्वेश्चन आ जाता है कि आरसीएम एप्लीकेबल नहीं है, एफसीएम एप्लीकेबल नहीं है, इट इज नॉट इवन अ वाउचर, तो उस केस में क्या होगा? तो आप लिख दीजिए कि भाई जीएसटी रिटर्न की डेट या पेमेंट की डेट विच एवर इज अर्लियर, ठीक है ना? तो क्या हमने पूरा लास्ट क्लास को इस चार्ट में रिवाइज कर दिया? क्या आप बात कर रहे हो सर? जी हाँ सर, बिल्कुल सब कुछ आ गया इस चार्ट में। दिस इज ऑल अबाउट टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स। सर ऐसे ही ना फटाफट से ना सर्विसेज भी करा दो। चलिए सर, आप जैसा बोलते हैं, एक काम करते हैं सर, आपके साथ एक डील करते हैं हम कि ये जो चार्ट हमने अभी बनाया है, ये जो चार्ट हमने अभी बनाया है, लेट अस सी कि सर्विसेज में क्या होता है और इसी चार्ट में चेंजेस करते जाते हैं। तो आपको एक ये डिस्टिंक्शन भी पता लग जाएगा, डिस्टिंक्शन भी पता लग जाएगा कि सर्विसेज और गुड्स के केस में कुछ बदला है या नहीं बदला। ऐसा कर सकते हैं क्या? अब मुझे जवाब मिल जाता तो फिर क्या ही बात थी, जवाब नहीं मिल रहा, चलिए वो भी पढ़ लेते हैं और ये भी कर लेंगे, ठीक है? दोनों चीजें कर लेते हैं, ऐसा ना हो कि किसी को समझ ना आए या किसी को लगे कि सर अच्छे से पढ़ाओ, वो वाला सर्विसेज वाला भी अच्छे से ही पढ़ाऊंगा, डोंट वरी।
तो हम इसको वैसे समझ लेते हैं जैसे हमें समझना है, और हम इसे उस चार्ट में भी ले जाके एप्लीकेबल करके देख सकते हैं, ठीक है, राइट। तो क्या हमने सॉरी, तो सर्विसेज के केस में क्या हमने फिर से डिवीजन किया FCM, RCM, वाउचर और अदर इंस्टांसेस में? Did we divide the services into 4 parts just as we divided goods? Yes, we made that same division in case of services as well. चलिए सर, ये देखो मैसेज पे मैसेज आए जा रहे हैं, थम्स अप थम्स अप, मैंने टेस्ट पोस्टपोन कर दिया है तो सब खुश हो गए, लाइन से सबके मैसेज आए जा रहे हैं, लाइन से, मतलब टेस्ट पोस्टपोन कर दो सर आप बस, फिर देखो इतनी खुशी की, एक ग्रुप में खुशी की लहर दौड़ जाती है, जो कभी रिप्लाई नहीं करता उसके भी रिप्लाई आने लगते हैं, वेरी वेरी गुड सर, थैंक यू सर, बहुत अच्छा किया सर, नालायक एक नंबर के सबके सब। चलो पढ़ाई करते हैं। टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विसेज, अब सर्विसेज के केस में भी हमने डिवीजन कर दिया। अब फिर वही बात, आगे जाने से पहले मैं आपसे पूछता हूँ, व्हाट इज गोइंग टू बी सो डिफरेंट इन केस ऑफ सर्विसेज? अगर गुड्स से कंपेयर किया जाए तो सर्विसेज के अंदर क्या डिफरेंस होता है? गुड्स में याद है, पहले हम लोग FCM टेकअप कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर आपने क्या लिया था? डेट ऑफ इनवॉइस और ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस व्हिचएवर इज अर्लियर, डेट ऑफ इनवॉइस और ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस व्हिचएवर इज अर्लियर। यहां पर आप क्या लेंगे? अच्छा चलिए छोड़िए, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ सर्विसेज के केस में क्या क्या डेट्स इंपॉर्टेंट होती हैं? सर डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स, क्या बात कर रहे हैं, नहीं सर सॉरी, डेट ऑफ रिमूवल ऑफ सर्विसेज है, सर्विसेज रिमूव करते हो क्या? सर डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, डिलीवरी देते हो सर्विसेज की, ये लीजिए आपकी सर्विसेज, मैं CM हूं, मैं किसी के जाके बोलता हूँ ये लीजिए आपका सर्विसेज, ऐसा होता है क्या? ऐसा तो नहीं होता सर। फिर क्या होता है सर? सर तीसरा क्या था? सर्विसेज सेंड ऑन अप्रूवल बेसिस, अप्रूवल पे भेज दिया, अगर पसंद आए तो लीजिएगा सर्विस, नहीं आए तो नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं होता। तो वो जो सब हमने पढ़ा था वो तो कुछ नहीं होगा सर, लेकिन क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स होंगे? डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस। अब आप CA या CS बनने वाले हैं, आप इसके बाद ट्रेनिंग पे जाएंगे अपनी, तो लॉ की लैंग्वेज सीखिए, ठीक है। सर्विसेज का क्या होता है? प्रोविजन होता है, मतलब प्रोवाइड की जाती है, ठीक है ना, डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विसेज बोलेंगे। आज के बाद कभी भी ये नहीं बोलेंगे डेट ऑफ रिमूवल या इस टाइप की कोई भी बात नहीं करेंगे, ठीक है। परफॉर्मेंस भी वर्ड यूज नहीं करेंगे, ठीक है। डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, तो सर जिस दिन सर्विस परफॉर्म हुई वो दिन, क्योंकि वही एक तरह से सप्लाई होगा। और क्या डेट इंपॉर्टेंट हो सकती है? सर डेट ऑफ इनवॉइस बहुत पसंद है, तो डेट ऑफ इनवॉइस ले लेते हैं, मैंने कहा ठीक है ले लो। और क्या? सर एक रोकड़ा, सर रोकड़ा, डेट ऑफ पेमेंट भी तो जरूरी है, मैं कहा ठीक है ये ले लेते हैं। और कुछ है क्या आपके अंदर की मंशा? आपके अंदर की मंशा है कुछ FCM, और कुछ लेना है? बस सर यही है, देख लेते हैं, हो सकता है इसमें भी डेट ऑफ पेमेंट को काट दें, क्या पता, देखते हैं, जैसे गुड्स के केस में काट दिया था, इसके केस में भी काट दें, क्या पता, चलिए देखते हैं। तो अब देखते हैं लॉ में क्या लिखा है, हमने तो अपने हिसाब से जितना दिमाग था सर लगा लिया, अब लॉ में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ओ माय गॉड, इन्होंने तो केस 1 और केस 2 कर दिया यहाँ पर, ये देखिए केस 1 एंड केस 2, क्या बोल रहे हैं केस 1 एंड केस 2 में? सर ये तो खतरनाक हो गया। केस 1 इज व्हेन इनवॉइस इज इशूड विद इन टाइम, जब इनवॉइस को विद इन टाइम इशू कर दिया, जो इनवॉइस का टाइम था उतने टाइम में इनवॉइस इशू हो गया। और केस 2 है व्हेन इनवॉइस इज नॉट इशूड विद इन टाइम, मतलब जो इनवॉइस का टाइम था उसमें इनवॉइस को इशू नहीं किया। अच्छा इस केस में क्या होगा सर, समझ नहीं आ रहा। बॉस इनवॉइस टाइमली इशू कर दिया, तो उस केस में देखते हैं क्या कर रहे हैं।
डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। आपने क्या क्या डेट चूज की थी सर? इनवॉइस डेट ली थी हमने, वो आ गई। पेमेंट डेट ली थी हमने, वो आ गई। सही तो है सर, इट्स गुड। हमने जो गेस किया था वो आ गया। ये कब आया? व्हेन इशूड विद इन टाइम। अब मैं जो बात बोल रहा हूँ, जो सेंटेंस बोल रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। ये केस तब अप्लाई होगा जब इनवॉइस टाइमली इशू होगा। जब आप लॉ के अकॉर्डिंग कोई चीज होनी है और आपने वो उसके अकॉर्डिंग कर दी तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। जब लॉ के अकॉर्डिंग कोई चीज होनी है और आपने उसके अकॉर्डिंग वो चीज कर दी तो लॉ में उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। मतलब डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, मतलब जब इनवॉइस इशू करना था, टाइमली इनवॉइस अगर आपने इशू कर दिया तो इनवॉइस के इशू के टाइम की वैल्यू बढ़ गई, तो अब वो उसे कंसिडर करेगा। उसके लिए वो इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि आपने टाइमली इनवॉइस इशू कर दी। और दूसरा, उसने पेमेंट को ले लिया। ठीक है सर। सर सर्विस कब परफॉर्म हुई ये तो लिया नहीं। तो उन्होंने ये दोनों ले लिया, प्रोविजन, डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस उन्होंने नहीं लिया। ठीक है, चलिए। अब व्हेन इनवॉइस इज नॉट इशूड विद इन टाइम, अगर इनवॉइस आपने टाइमली इशू नहीं किया, इनवॉइस अगर आपने टाइमली इशू नहीं किया, अब देखते हैं वो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस ले रहा है क्या? डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, जिस टर्म में सर्विस परफॉर्म हुई, और डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट। सर ये पेमेंट डेट तो यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, बट यहाँ पर इन्होंने इनवॉइस के इशू की डेट ले ली, यहाँ पर इन्होंने इनवॉइस के इशू की डेट नहीं ली। क्यों नहीं ली सर? क्योंकि सर यहाँ पर आपने इनवॉइस को टाइमली इशू नहीं किया था, तो अब उनके लिए डेट ऑफ इनवॉइस इशू की वैल्यू नहीं रही, क्योंकि उन्हें पता है आपने टाइमली इशू नहीं किया। ऐसा है क्या सर? अच्छा देखते हैं, ये आपने सोचा था क्या? ये आपने सोचा था? हाँ सर, दूसरे केस में ये सोचा था हमने और डेट ऑफ पेमेंट ले लिया। तो केस 1 में उन्होंने ये दोनों ले लिए और केस 2 में उन्होंने ये दोनों ले लिए। क्या लॉजिकल लग रहा है? बताइए। आपने जो बातें बोली थी कहीं ना कहीं कहानी उनमें ही अरेंज होके रह गई। आपने बोला था सब प्रोविजन ऑफ सर्विस जरूरी है, सर्विस कब परफॉर्म हुई, फिर इनवॉइस डेट जरूरी है और पेमेंट डेट जरूरी है। तो उन्होंने दो केस में डिवाइड किया। अगर इनवॉइस टाइमली इशू हुआ है तो डेट ऑफ इनवॉइस एंड डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। अगर इनवॉइस टाइमली इशू नहीं हुआ है तो डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। सर पेमेंट दोनों जगह लिया, बिल्कुल लिया है सर। ठीक है, चलिए। अब सर एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है? सर ये दिक्कत है कि हमें कैसे पता चलेगा टाइमली इनवॉइस इशू हुआ है या नहीं हुआ? हाउ विल वी नो कि इनवॉइस टाइमली इशू हुआ है या नहीं हुआ? तो सर कोई ड्यू डेट बताओगे क्या फिर से? देखते हैं इन्होंने क्या दिया हुआ है। फॉर द अबव रूल्स डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस क्लियर? डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस क्लियर है क्या? हाँ सर क्लियर है, वो तो क्वेश्चन में दी होगी। डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, वो भी सर दी होगी क्वेश्चन में कि सर्विस कब प्रोवाइड की। डेट ऑफ पेमेंट देखिए, डेट ऑफ क्रेडिट इन बैंक और रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ये भी सेम है जो गुड्स में थी। ड्यू डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, ड्यू डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, यही तो पता करना है। इसी से तो पता चलेगा कि केस, इससे क्या पता चलेगा ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस क्यों दी है बताओ? सर इसी से तो पता चलेगा कि केस 1 अप्लाई करना है या केस 2 अप्लाई करना है, क्योंकि दोनों के प्रोविजंस अलग अलग हैं सर। हाउ विल वी फाइंड आउट विच केस टू अप्लाई, केस 1 और केस 2? ये कैसे पता चलेगा? ड्यू डेट से पता चलेगा। आइए ड्यू डेट देखते हैं क्या है। ड्यू डेट क्या है? जनरल रूल और कंटिन्यूस सप्लाई, दो अलग अलग प्रोविजन है। एक जनरल रूल है और एक कंटिन्यूस सप्लाई है।
ऑन और बिफोर द प्रोविजन ऑफ सर्विस और विद इन 30 डेज फ्रॉम प्रोविजन ऑफ सर्विस। तो इनवॉइस कब तक इशू हो जाना चाहिए दोस्तों? कोई बहुत बड़ी बात बोल दी क्या? उन्होंने बोला या तो जब सर्विस परफॉर्म किए तब, या फिर सर्विस परफॉर्म करने से 30 दिन तक इनवॉइस इशू कर देना चाहिए। 30 डेज का टाइम दिया है सर, 30 डेज में इनवॉइस इशू कर सकते हो ना, और कितना टाइम चाहिए आपको? तो सर क्या हम बोल सकते हैं, क्या हम बोल सकते हैं कि अगर, मेरी बात अब बहुत ध्यान से सुनेंगे, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है, आपको लग रहा होगा सर ये क्या है, ये तो ऐसे ही है, ऐसा ही है, बस थोड़ी ध्यान से मेरी थोड़ी देर और बात सुन लो, क्लियर हो जाएगा एकदम। केस 1 बोल रहा है व्हेन इनवॉइस इज इशूड विद इन टाइम, टाइमली इनवॉइस इशू कर दिया, मतलब मैं अगर क्रक्स बोलूं तो अगर सर 30 डेज के अंदर इनवॉइस इशू कर दिया तो केस 1 अप्लाई होगा, 30 डेज के बाद इनवॉइस इशू किया है तो केस 2 अप्लाई होगा, बात खत्म। 30 डेज के अंदर इनवॉइस इशू कर दिया है, सर्विस आज प्रोवाइड की, 1 जनवरी को सर्विस प्रोवाइड की, 30 जनवरी तक इनवॉइस इशू कर दिया, केस 1 अप्लाई होगा। टाइम ऑफ सप्लाई केस 1 के अकॉर्डिंग निकाला जाएगा। 15 फरवरी को जाके इनवॉइस इशू किया, 45 दिन बाद इनवॉइस इशू किया, केस 2 अप्लाई होगा। ठीक है सर, तो अब देखते हैं, आगे चलते हैं। तो अगर 30 दिन के अंदर, अच्छा 30 दिन के अंदर अगर आपने इनवॉइस इशू कर दिया तो इनवॉइस डेट रेलेवेंट हो जाती है। अगर 30 दिन के बाद इनवॉइस इशू कर रहे हो मतलब इनवॉइस बहुत लेट इशू कर रहे हो, सर्विस प्रोवाइड करने से 30 दिन तक इनवॉइस इशू नहीं किया मतलब बहुत लेट किया, तो अब हमारे लिए इनवॉइस डेट रेलेवेंट नहीं है, हम उससे पहले वाली डेट पकड़ लेंगे। वो डेट क्या है? प्रोविजन ऑफ सर्विस, जिस दिन सर्विस परफॉर्म हुई थी। आइए इसके करते हैं एग्जाम्पल, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। ठीक है, केस नंबर 1, केस नंबर 1 में आप केस नंबर 1 के पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। सर्विस कब प्रोवाइड हुई? सर्विस कब प्रोवाइड हुई? फर्स्ट 10th जनवरी 2020, ये सर्विस परफॉर्म हुई थी सर इस दिन। ठीक है, केस 1 में बोल रहा हूँ इनवॉइस कब इशू हुआ? इनवॉइस इशू हुआ सर 15th जनवरी 2020, और सर पेमेंट कब हुआ? पेमेंट हुआ सर 16th जनवरी। ठीक है, समझ में आ गया? अब आप इसका टाइम ऑफ सप्लाई बताइए, बता सकते हैं क्या? सबसे पहले आपको पता है क्या देखना है कि केस 1 अप्लाई होगा या केस 2 अप्लाई होगा। सबसे पहले यू हैव टू फाइंड आउट दिस। तो वो आपको कैसे पता चलेगा? ये देखिए, सर्विस जब प्रोवाइड हुई है उसके 30 डेज के अंदर अंदर इनवॉइस इशू कर दिया गया है या नहीं कर दिया गया। सो सर्विस प्रोवाइड हुई है 10th जनवरी को, इनवॉइस इशू कर दिया 5 दिन के अंदर, तो 30 डेज के अंदर इनवॉइस इशू हो गया। यस सर। क्या इनवॉइस टाइमली इशू हो गया? यस सर। क्या लगाएंगे सर आप? केस 1 लगाएंगे सर। केस 1 में देखिए क्या दिया हुआ है, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो आपके लिए दो रेलेवेंट डेट अब क्या हो गई, एक तो ये इनवॉइस इशू की डेट और पेमेंट की डेट विच एवर इज अर्लियर। इन दोनों में अर्लियर क्या है सर? इनवॉइस इशू की डेट। तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा सर? 15th जनवरी 2020। मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं सर, केस 2 आपको कराता हूं। केस 2 में मैं कुछ नहीं कर रहा, केस 2 में मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा। क्या चेंज करोगे सर आप? मैंने इसका जनवरी का कर दिया फेब्रुवरी, जनवरी का कर दिया फेब्रुवरी। अब आपको फिर से वही कहानी दोबारा से रिपीट करनी है। सो सर्विस कब प्रोवाइड हुई? 10th जनवरी को। इनवॉइस कब इशू हुआ? 15 फरवरी को। पेमेंट कब किया? 16 फरवरी को। ठीक है,
तो क्या केस 1 अप्लाई होगा या केस 2 अप्लाई होगा, अभी के अभी सोचेंगे। क्या इनवॉइस टाइमली इशू हुआ है, आपको तो ये चेक करना है। क्या इनवॉइस 30 डेज के अंदर इशू हो गया, तो 10th जनवरी से 30 डेज कहाँ तक होते हैं, 10th फरवरी। क्या 10th फरवरी तक इनवॉइस इशू हो गया, 15 फरवरी को हुआ है, आगे बात ही नहीं करनी, केस 1 लगेगा ही नहीं, केस 2 लगेगा। अब केस 2 क्या कहता है, डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस तो यहाँ दी नहीं है, दी तो है ऊपर दी है, डेट ऑफ सर्विस क्या है, 10th जनवरी 2020। ठीक है सर, तो अब आपके लिए रेलेवेंट डेट कौन सी है, इनवॉइस इशू की डेट रेलेवेंट है क्या, मैं क्लिक कर रहा हूँ इस पे, रेलेवेंट है, नहीं सर ये तो रेलेवेंट ही नहीं है। हमारे लिए सिर्फ 2 डेट रेलेवेंट है, एक तो पेमेंट डेट और एक डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, और इन दोनों में से जो भी जल्दी होगा वो हमारा टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा। तो इन दोनों में से जल्दी कौन सा है, जनवरी। सर मतलब यहाँ तो 15 जनवरी, यहाँ तो 10th जनवरी हो गया। हाँ जी, देखिए लॉ तो आपसे बोल रहा था कि अगर आप इनवॉइस टाइमली इशू कर दोगे तो इनवॉइस डेट ले लेंगे और पेमेंट डेट विच एवर इज अर्लियर, लेकिन आपने इनवॉइस टाइम पे इशू किया नहीं, आप ज्यादा स्मार्ट बन रहे थे, आपने और लेट किया काम को, तो अब क्या होगा, और जल्दी टाइम ऑफ सप्लाई हो गया, टाइम ऑफ सप्लाई और जल्दी हो गया, 10th जनवरी को हो गया। ठीक है सर, तो लॉ की बात मान लेंगे, लॉ के हिसाब से चलेंगे तो हमेशा फायदे में रहेंगे। आइए सर, अच्छा कंटिन्यूस सप्लाई के केस में वो पूछ रहे हैं क्या होगा, कंटिन्यूस सप्लाई के केस में ऑन ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इफ मेंशन्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट, अगर कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन्ड है कि डेट ऑफ पेमेंट ये है, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ये है, तो वही हमारी इनवॉइस की इशू की डेट है। मतलब कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन्ड है कि हर महीने की 10 तारीख को पेमेंट होगा, महीने की हर, आपने किसी कंपनी को हायर किया हुआ है, आपकी बहुत बड़ी फैक्ट्री है, उसमें मशीनरी है आपकी, तो आपने उस मशीनरी की रिपेयर मेंटेनेंस के लिए कंसल्टेंट्स को हायर किया हुआ है, वो हर महीने आते हैं, कंटिन्यूस सर्विसेज देते हैं आपको, तो उनको आपने हायर किया हुआ है। तो अब वो जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसमें आपने एक पेमेंट की डेट भी मेंशन की थी, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट आपने उसमें मेंशन की थी, तो पेमेंट की डेट मेंशन अगर आपने की है कॉन्ट्रैक्ट में तो वही आपकी इनवॉइस इशू करने की ड्यू डेट बन जाएगी। ठीक है, अगर कॉन्ट्रैक्ट में कोई डेट ऑफ पेमेंट मेंशन नहीं की तो ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस क्या लेंगे, सर जिस दिन पेमेंट होगा उस दिन इनवॉइस इशू करने की ड्यू डेट ले लेंगे। ठीक है, जिस दिन पेमेंट होगा उस दिन इनवॉइस इशू करने की ड्यू डेट ले लेंगे। और अगर लास्ट वाला देखिए, तो ये तो कॉन्ट्रैक्ट के केस में काम हो गया, कॉन्ट्रैक्ट अगर है तो उस केस में ये काम हो गया। When the payment is linked to a milestone event on or before date of milestone event, अब क्या होता है, जैसे वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज की बात करते हैं, मैंने बोला कि आपको मैं पेमेंट तब दूंगा, ये 15 फ्लोर की बिल्डिंग बनानी है, तो जैसे ही आप 10th फ्लोर बना दोगे ना मैं आपको पेमेंट दे दूंगा। तो एक क्या माइलस्टोन अचीव करने का हमने एक रख दिया उस कॉन्ट्रैक्ट में, माइलस्टोन इवेंट रख दिया। माइलस्टोन इवेंट क्या है, वो 10th फ्लोर का कंस्ट्रक्शन, तो फर्स्ट फ्लोर का कंस्ट्रक्शन हुआ कुछ नहीं, सेकंड का कुछ नहीं, फिफ्थ का कुछ नहीं, 6 का कुछ नहीं, 7th का कुछ नहीं, 8th का कुछ नहीं, 9th का कुछ नहीं, लेकिन जैसे ही 10th फ्लोर का कंस्ट्रक्शन हुआ हम आपको पैसा रिलीज कर देंगे, पेमेंट रिलीज कर देंगे। तो 15 फ्लोर की बिल्डिंग में हमने बोल दिया कि 10 फ्लोर जैसे कंस्ट्रक्ट हो जाएंगे हम आपको पेमेंट रिलीज कर देंगे। सो 10th फ्लोर इस केस में मेरा माइलस्टोन इवेंट है, 10th फ्लोर इस केस में मेरा माइलस्टोन इवेंट है। तो 10th फ्लोर जैसे ही कंस्ट्रक्ट होगा वैसे ही काम होगा। ठीक है सर, चलिए, तो उस केस में क्या होगा, जैसे ही वो माइलस्टोन इवेंट हुआ उसे ड्यू डेट मान लेंगे कि उस समय आपको इनवॉइस इशू कर देना चाहिए। बस इसके अलावा कुछ नहीं है एफसीएम में, बहुत सिंपल था सर। केस नंबर 1, केस नंबर 2, दो केसेस हैं। केस नंबर 1 जब इनवॉइस इशूड विद इन टाइम, अगर इनवॉइस विद इन टाइम इशू हो गया तो इनवॉइस डेट रेलेवेंट बन जाती है, डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। इनवॉइस टाइमली इशू नहीं किया तो डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। ठीक है,
ड्यू डेट क्या है इनवॉइस की सर, पता कैसे चलेगा इनवॉइस टाइमली इशू हुआ है या नहीं हुआ? तो भैया 30 दिन के अंदर इनवॉइस इशू हो जाने चाहिए, बात खत्म हो गई। 30 दिन के अंदर इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए, बात खत्म हो। ठीक है सर, चल आगे चलें सर। बिल्कुल। अब हम बात करते हैं आरसीएम के केस। आरसीएम के केस में देखिए, मैं आपसे पहले बात करूंगा आरसीएम के केस में यहाँ क्या था। गुड्स के केस में क्या था सर, डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स 30 डेज फ्रॉम इनवॉइस डेट ऑफ पेमेंट डेट। सर इसी से मिलता जुलता कुछ बना दो ना, इजी हो जाएगा हमारे लिए याद करने के लिए। ये गुड्स के केस में यही था ना, या तो रिसिपिएंट को कैसे पता चलेगा, गुड्स आ गए तब, या फिर इनवॉइस से 30 दिन के बाद, या फिर पेमेंट डेट विच एवर इज अर्लियर। सर्विसेज के केस में क्या करें सर, इनवॉइस से कोई एक टाइम ले लेते हैं, इनवॉइस से इतने दिन बाद तक। पेमेंट भी सही है सर, पेमेंट से भी इतने मतलब पेमेंट डेट भी कंसिडर करी जा सकती है। डेट ऑफ रिसीट ऑफ सर्विस लूं क्या, डेट ऑफ रिसीट ऑफ सर्विस। तो आप में से कुछ लोग बोलेंगे हाँ सर डेट ऑफ रिसीट ऑफ सर्विस ले लो, पता तो चल जाएगा ना हमें कब हमने सर्विस रिसीव की। लेकिन मेरा कहना यह है कि गुड्स एक ऐसी चीज है फिजिकल फॉर्म में होती है, तो उसका आप मूवमेंट ट्रैक कर सकते हो। आप ये देख सकते हो कि उसका एक प्रूफ होता है कि यहां पर मूवमेंट हुआ, मतलब ये गुड्स, सॉरी, गुड्स में ट्रैक कर सकता हूं कब मेरे पास पहुंचा या कब किसके पास से गया था, कब क्या हुआ, ये सब मैं ट्रैक कर सकता हूं। लेकिन सर्विस के केस में क्या आप ट्रैक कर सकते हो कि सर्विस नहीं सर, सर्विस इसी दिन परफॉर्म हुई थी, सर्विस का कुछ नहीं पता होता, एक बार परफॉर्म हो गई फिर उसका कुछ पता नहीं रहता। तो इसलिए सर्विस के केस में इन दोनों को तो लिया गया है, इस चीज को क्रॉस कर दिया गया है। अब सर्विस के लिए आरसीएम के केस में देखते हैं क्या होगा। डेट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ पेमेंट था गुड्स में, यस सर था। 60 डेज फ्रॉम डेट ऑफ इनवॉइस, यहाँ क्या था, गुड्स के केस में क्या था 30 डेज फ्रॉम इशू ऑफ इनवॉइस, सर्विस के केस में 30 दिन एक्स्ट्रा और दे दिए। ठीक है सर, डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस यहां पर नहीं रखा गया। ठीक है, आपको बस इतना याद करना है, डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस नहीं रखा गया और 30 की जगह 60 डेज कर दिया, बात खत्म हो गई। ठीक है सर, चलिए यहाँ पर ये बोल रहा है अगर इस तरीके से आप टाइम ऑफ सप्लाई नहीं निकाल पा रहे, मान लीजिए किसी भी तरीके से, देखिए सर्विस के केस में ना थोड़ा प्रॉब्लम ये है कि सर्विस कब परफॉर्म हुई है थोड़ा क्वेश्चनेबल हो जाता है कई बार। तो यहाँ पर ये बोल रहा है देन टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई। जिसने भी सप्लाई की है, मतलब जिसने भी रिसीव करी है, उसने अपनी बुक्स में कब एंट्री करी उससे आप पता लगा सकते हैं। ठीक है, अब एक इसका एक एक्सेप्शन है एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस के केस में, जहां पर सप्लायर ऑफ सर्विस आउटसाइड इंडिया है। मतलब एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस क्या होती हैं, जैसे मैंने अगर किसी कंपनी के 25% शेयर खरीद लिए या 21% शेयर खरीद लिए, 20% से ज्यादा शेयर खरीद लिए, तो मैं उसके एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस मानी जाऊंगी। तो हमारी मान लीजिए, अच्छा होल्डिंग और सब्सिडरी एसोसिएटेड होती हैं क्योंकि 20% क्या होगा तो 50% से ज्यादा होता है। ठीक है, तो मान लीजिए मेरी होल्डिंग कंपनी, मैं एक कंपनी हूँ इंडिया में, मेरी होल्डिंग कंपनी यूएस में है। अब उससे मैंने कोई सर्विस इंपोर्ट की, तो उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या लिया जाएगा, क्या वो मेरी एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस है? हाँ। क्या आरसीएम लगेगा? इंपोर्ट ऑफ सर्विस के केस में आरसीएम लगता है बॉस, तो मुझे ही पे करना है टैक्स, वो तो पे करेंगे नहीं क्योंकि वो तो बाहर है इंडिया से। ठीक है, तो एसोसिएटेड एंटरप्राइज है और सप्लायर क्या इंडिया से बाहर है, यस सप्लायर इज आउट ऑफ इंडिया। तो उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, ये ऊपर वाला रूल नहीं लगेगा। डेट ऑफ पेमेंट ये तो कॉमन है, डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ द रिसिपिएंट, मतलब रिसिपिएंट ने अपनी बुक्स में कब एंट्री की ये देखा जाएगा, विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं, आपको तब अच्छे से समझ आ जाएगा। ये एफसीएम हो गया। अब सर आरसीएम लिखवाओ हमको, आरसीएम नहीं समझ आ रहा। आरसीएम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के केस में क्या होगा सर, डेट ऑफ पेमेंट, ठीक है, और 60 days from issue of invoice, 60 days from issue of invoice। अब इसमें लेते हैं सर केस, केस वन, केस वन,
केस 1 क्या है सर? सर सर्विस प्रोवाइड की थी हमने, सर्विस कब प्रोवाइड की थी? 1 जनवरी 2020। ओके, इनवॉइस इशू किया हमने 20 जनवरी 2020, देखना आप, और पेमेंट किया हमने कब? 30 जनवरी 2020। टाइम ऑफ सप्लाई बताइए सर मुझे। कुछ नहीं करना आपको, तो ऊपर डेट्स डालनी है। डेट ऑफ पेमेंट क्या है सर? पेमेंट की डेट है 30/1/2020। 60 डेज फ्रॉम इशू ऑफ इनवॉइस। इनवॉइस इशू होने के 60 डेज तक। इनवॉइस कब इशू हुआ है सर? 20 जनवरी को इशू हुआ है। तो अप्रोक्सीमेटली अब हम सेक ऑफ सिंप्लिसिटी के लिए क्या ले लेंगे? 20 जनवरी, 20 फरवरी, 20 मार्च। तो 20 मार्च 2020। तो इस केस में क्या होगा? whichever is earlier। क्या अर्लियर है? डेट ऑफ पेमेंट। तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा सर? 30 जनवरी 2020। ठीक है सर, यहाँ तो बहुत टाइम दे दिया हमें। दे तो दिया दोस्त। सर सर्विस तो 1 जनवरी को ही हो गई थी सर, आप वो डेट क्यों नहीं दे रहे? सर लॉ में नहीं लिखा हुआ। लॉ में क्या लिखा है? डेट ऑफ पेमेंट और 60 डेज फ्रॉम इनवॉइस। सर्विस परफॉर्म, मतलब आप देख सकते हैं सर्विस 1 जनवरी को परफॉर्म हो गई थी, लेकिन हमारा टाइम ऑफ सप्लाई क्या निकल के आ रहा है? 30 जनवरी, 30 दिन बाद। वो भी इसलिए पेमेंट जल्दी हो गया था। पेमेंट को और लेट कर दूं अगर मैं 15 फेब कर दूं, आइए पेमेंट को 15 फेब कर देते हैं। टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? ये तो सेम ही रहेगा, 60 डेज फ्रॉम इश्यू ऑफ इनवॉइस। टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? 15 फरवरी 2020। सर मजा आ रहा है सर, और लेट कर दो। कितना लेट सर? 10 मार्च क्यों नहीं कर देते आप? अरे तुम लोग तो यार, 10 मार्च। सर डेट ऑफ पेमेंट 10 मार्च। सर इतनी लेट? टाइम ऑफ सप्लाई अब भी क्या हो जाएगा, क्योंकि अभी भी डेट ऑफ पेमेंट अर्लियर है। सर टाइम ऑफ सप्लाई फिर से 10 मार्च 2020। सर और लेट कर दो पेमेंट को, और लेट कर दो। अभी भी आप देख सकते हैं टाइम ऑफ सप्लाई 10 मार्च माना जा रहा है। सर्विस कब परफॉर्म हो गई थी? 1 जनवरी को। सर्विस परफॉर्म हो गई थी 1 जनवरी को। चलिए सर, इसमें अब आपने क्या बोला? सर और लेट कर दो पेमेंट। लो भाई 31 मार्च को हो गया पेमेंट, ठीक है, और इससे लेट मत कराना। अब क्या होगा सर? 31 मार्च आप यहाँ डाल देंगे, तो 31 मार्च को पेमेंट हुआ। अब इस केस में देखना दोस्त ध्यान से, विच एवर इज अर्लियर में क्या आ जाएगा? 60 डेज फ्रॉम इनवॉइस। तो अब टाइम ऑफ सप्लाई क्या बन जाएगा? 31 मार्च। डेट ऑफ पेमेंट विल नॉट बी टाइम ऑफ सप्लाई। वाई? बिकॉज 60 डेज फ्रॉम इश्यू ऑफ इनवॉइस इज अर्लियर देन डेट ऑफ पेमेंट। क्लियर है? सिंपल है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ये दोनों क्लासेस देखने के बाद जितने क्वेश्चन हो अपनी बुक में, जो भी आपके पास बुक हो, मैं बताऊं सीए वाले सीएस मॉड्यूल भी डाउनलोड कर लो, सीएस वाले सीए मॉड्यूल डाउनलोड कर लो, सारे क्वेश्चंस लगा मारो एक ही बार में बैठ के, खत्म कर दो इस चैप्टर को। ठीक है सर, ऐसी बातें कर देते हो आप, मोटिवेशन आते आते रह जाता है, बस आ नहीं पाता। कैसे आएगा? क्या करूं मैं मोटिवेशन लाने के लिए? स्पीच दूं, मोटिवेशनल स्पीच, है ना? यही चाहते हो? ठीक है। अच्छा बॉस, एक ये भी आपको करा देते हैं, अगर यही सर एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस होती, एसोसिएटेड एंटरप्राइज होती, तो उस केस में क्या होता? ये आरसीएम तो है, बट एसोसिएट एंटरप्राइज, एसोसिएटेड एंटरप्राइज है, तो सर इसमें हमें क्या चाहिए सर? ये यहाँ पर परफॉर्म हुई थी, इनवॉइस इस दिन इशू हुआ था, पेमेंट इस दिन हुआ था। हमने अपनी बुक्स में एंट्री कब की थी? किसकी एंट्री? पेमेंट की एंट्री नहीं सर, सर्विस की एंट्री। हमने अपनी बुक्स में एंट्री की थी सर 10
20 को कर ली थी सर, जिस दिन इनवॉइस आया था, या इनवॉइस आने के 5 दिन तक कर ली थी, इनवॉइस आया था उसके 5 दिन बाद कर ली थी। अब देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, क्वेश्चन भी ना आपको कंफ्यूज करने के लिए 4 डेट दे देगा। आपके लिए रेलेवेंट कितनी है? डेट ऑफ पेमेंट देखेंगे, डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स, यहाँ पर हटा के डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ किसका? रेसिपिएंट। ये मत बोलना कि वो कब वहां पे एसोसिएट एंटरप्राइज हमारे यूएस में बैठ के कब उसे वो करेगा, उससे हम पता लगाएंगे, नहीं। आपकी बुक्स में आपने कब एंट्री की, आप आरसीएम में भैया आपको टैक्स पे करना है, आपने अपनी बुक्स में कब एंट्री करी ये मायने रखता है, उसने कब करी उससे क्या फर्क पड़ता है बॉस। अगर उससे फर्क पड़ रहा होता तो इनवॉइस डेट नहीं ले लेते, इनवॉइस डेट की तो बात ही नहीं करी यहाँ पे। पिछले प्रोविजन में क्या पड़ा था? 60 डेज फ्रॉम इनवॉइस। यहाँ तो इनवॉइस डेट की बात ही नहीं की, क्योंकि वो उसने कब इनवॉइस इशू किया ये इंडिया का डिपार्टमेंट कहां से पता लगाएगा? आप सोच के देखो, समझ रहे हो ना? हमारा जीएसटी डिपार्टमेंट कहां का जाएगा? तो आइए, डेट ऑफ पेमेंट क्या है? डेट ऑफ पेमेंट सर 31 मार्च 2020। और आपने अपनी बुक्स में एंट्री कब कर ली थी बॉस? सर 25/1/2020। इस केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? 25/1/2020। ठीक है सर। सर डेट ऑफ इनवॉइस का आपने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं करना। सर डेट ऑफ सर्विस का आपने कुछ नहीं किया, कुछ करना ही नहीं है। सर इसको ले लो ना, कंसिडर कर लो ना, नहीं लेना। क्यों नहीं लेना बेटा? लॉ पढ़ लो। डेट ऑफ पेमेंट या फिर डेट ऑफ एंट्री इन बुक्स ऑफ द रिसिपिएंट, ठीक है। अब ज्यादा नहीं बोलने का, क्या बात कर रहे हो सर? आरसीएम भी कंप्लीट हो गया? हाँ बहुत सिंपल है सर, हम तो यूं ही टेंशन ले रहे थे इतने दिनों से, टाइम ऑफ सप्लाई नहीं हुआ, टाइम, पता है मुझे। तो आपने रिकॉर्डिंग क्यों नहीं की? टाइम नहीं मिल रहा था मुझे, ठीक है। अभी भी हालत खराब है मेरी। हाँ, आगे बढ़ते हैं, चलिए। वाउचर के केस में क्या होगा बॉस? वाउचर के केस में क्या होगा? सर बताओ ना, इसमें भी कुछ नया करो। सॉरी, मेरे पास इसमें नया करने के लिए कुछ नहीं है। ये देखिए क्या लिखा है, सेम एज गुड्स। मतलब सर अगर इशू के टाइम पर, वाउचर के इशू के टाइम पर हमारे को पता है कि सप्लाई क्या होने वाली है, आइडेंटिफाइबल है, तो डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई। और उस टाइम पर हमें नहीं पता तो डेट ऑफ रिडेम्पशन ऑफ वाउचर विल बी टाइम ऑफ सप्लाई। जी हाँ सर, एक एग्जांपल दे दो, ले दो एग्जांपल। एग्जांपल क्या होगा सर? एग्जांपल होगा इसका, फॉर एग्जांपल आपको कहीं से गिफ्ट कूपन मिला, आपको लैक्मे सलून है, लैक्मे का सलून है, उससे आपको एक गिफ्ट कूपन मिला कि आप उससे कुछ भी करवा सकते हैं। मतलब अपना क्या क्या होता है यार वो, मुझे क्या पता क्या क्या होता है, मतलब वट एवर, ब्यूटी ट्रीटमेंट। तो उसके ब्यूटी ट्रीटमेंट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेट्स सपोज हेयर कट हो गया, या फिर आपका फेस मसाज हो गया, या फिर वट एवर, ऑल दीज थिंग्स। तो अगर उसने जो आपको कूपन दिया है वो स्पेसिफिक है, वो स्पेसिफिक है टू अ पर्टिकुलर सर्विस, लाइक सपोज हेयर कट, तो आप उसी टाइम, टाइम ऑफ इशू ऑफ वाउचर के टाइम पर ही आप वो कर देंगे, मतलब टाइम ऑफ सप्लाई मान लेंगे। अगर आपको नहीं पता कि उस टाइम, जिस टाइम आपने इशू किया इनवॉइस, आपको नहीं पता कि क्या सप्लाई होने वाली है, तो अब आप रिडेम्पशन के टाइम पर, जब वो एक्चुअली रिडीम करेगा कस्टमर उस कूपन को, तब आप उसका टाइम ऑफ सप्लाई मानेंगे, ठीक है। अदर इंस्टांसेस में क्या है? डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। तो ये हमारा जो टॉपिक था, आर सॉरी, टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विसेज, वो खत्म हो गया। अभी हम इसकी समरी करते हैं एक बार, और फिर एक छोटी सी चीज और है, उसे और डिस्कस करेंगे, ठीक है। छोटी सी चीज और है, उसे डिस्कस करेंगे, पहले इसे समराइज करते हैं एंड देन वील मूव अहेड। चलिए हम इसे समराइज कर लेते हैं एक बार एंड देन वील मूव अहेड। सर
विच एवर इज अर्लियर, तो डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस या फिर डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस या फिर डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, तीनों में से जो भी जल्दी हो जाएगा हमें तो वो डेट टाइम ऑफ सप्लाई मान लेंगे एफसीएम के केस में। आरसीएम के केस में क्या होता है सर? आरसीएम के केस में सर याद नहीं आ रहा एकदम से, क्यों नहीं याद आ रहा? डेट ऑफ पेमेंट लेते हैं, हाँ सर लेते हैं, और क्या लेते हैं सर? डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस नहीं लेते, डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस नहीं लेते, तो क्या लेते हैं सर? इनवॉइस से कुछ टाइम देते हैं। इनवॉइस से कितना टाइम? गुड्स के केस में कितना देते हैं? 30 डेज। इस केस में कितना देते हैं? 60 डेज। और आरसीएम अगर एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस वाला हो तो उस केस में डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ रिसिपिएंट, राइट? ठीक है सर। वाउचर, वाउचर के केस में क्या होता है सर? डेट ऑफ इशू अगर आइडेंटिफाइबल है तो, और डेट ऑफ रिडेम्पशन अगर आइडेंटिफाइबल नहीं है तो। ठीक है सर, कोई दिक्कत? ठीक है सर। इसके बाद एक और केस था क्या सर? एनी अदर, ये भी सेम है सर, ये भी सेम है। ये क्या है? जीएसटी रिटर्न फाइलिंग, जीएसटी पेमेंट डेट। क्लियर है सर? तो क्या हमने यहाँ पर इस चार्ट में ये देखिए कितना सुंदर चार्ट बना है सर, क्या बात है। ये एक तरह से आपका समरी चार्ट हो गया, इसमें सब कुछ आ गया। ये टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स हो गया और ये टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज हो गया। ठीक है, अब मुझे आपसे थोड़ी सी एक बात और करनी है। मुझे आपसे बात करनी है, मान लीजिए कि ऐसी सप्लाई हुई है कि सप्लाई करते टाइम, सप्लाई चली रही थी, मतलब सप्लाई हो रही थी और हमने इनवॉइस इशू कर दिया था, पेमेंट आना बचा था, या पेमेंट आ गया था, इनवॉइस इशू करना बचा था, या पेमेंट एडवांस में आ गया था, अभी सर्विस ही नहीं प्रोवाइड किया, गुड्स ही नहीं प्रोवाइड किए, सप्लाई ही नहीं हुई अभी तक। सप्लाई तो हो गई, लेकिन मतलब दो तीन एक मेजर इवेंट्स होते हैं, दो तीन मेजर इवेंट्स हैं। वो क्या? एक तो सर एक्चुअल सप्लाई, भले ही वो गुड्स हो या सर्विसेज हो, एक होता है इनवॉइस इशू होना, और एक होता है पेमेंट आना। ये तीन मेजर इवेंट है। हमने जितनी भी कहानी अभी तक बात की है, जो भी कुछ किया है, इन्हीं तीनों के इवेंट्स के आसपास हम कुछ ना कुछ बनाते गए हैं और उसी से हमने उसे डिफाइन किया है। करेक्ट है? तो मैं आपसे बोल रहा हूं, ये तीनों चीजों के, इन तीनों इवेंट्स के बीच में कहीं अगर रेट चेंज हो जाता है किसी सप्लाई का, चाहे वो गुड्स हो चाहे वो सर्विसेज हो, सप्लाई का रेट चेंज हो जाता है, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में क्या होगा? देखिए सर, अगर मैं आपको एक हिंट देता हूं, अगर ओल्ड रेट चल रहा है और ये है आपका न्यू रेट, ठीक है, अगर सर सप्लाई भी यहां हुई है, इनवॉइस भी यहां हुआ है, पेमेंट भी यहां हुआ है, मतलब जब ओल्ड रेट चल रहा था तब तीनों चीजें हो गई, तो कोई झगड़ा नहीं है बॉस, तब तो ओल्ड रेट ही अप्लाई होगा। झगड़ा क्या है? कौन सा रेट अप्लाई करना है, ओल्ड रेट या न्यू रेट? तो अगर इफ एवरीथिंग हैड हैपेंड व्हेन ओल्ड रेट वाज इन फोर्स, सर रेट चेंज होते रहते हैं क्या ऐसे बीच में? दोस्त बहुत होते हैं। कौन करता है? जीएसटी काउंसिल करती है। 279A, आर्टिकल 279A ने पावर दिया है उन्हें, ठीक है, स्कोप ऑफ वर्क में आता है जीएसटी काउंसिल के। तो वो रेट चेंज करते रहते हैं। तो मैं ये बोल रहा हूं कि सप्लाई भी हो गई, इनवॉइस भी हो गया, पेमेंट भी हो गया, तब पुराना रेट ही था, तो उसमें झगड़ा आएगा क्या? कोई डिस्प्यूट खड़ा होगा कि ओल्ड रेट लगाए या न्यू रेट लगाए? तब तो सर ओल्ड ही लगेगा। मान लेते हैं ये तीनों इवेंट न्यू रेट के टाइम पे हुए, मतलब न्यू रेट एप्लीकेबल हो गया था, उसी टाइम कस्टमर आया, उसने बोला सर सप्लाई कर दो, हमने बोला इनवॉइस दे देते हैं, पेमेंट भी उसने हमें तभी दे दिया, तो क्या झगड़ा होगा ओल्ड रेट लगाए या न्यू रेट लगाए?
नहीं, तब भी न्यू रेट लगेगा। सर क्या बातें करते जा रहे हो? मैं क्या कह रहा हूँ, सुनो मेरी बात। मैं ये कह रहा हूँ आपने सप्लाई तो तब कर दी थी जब ओल्ड रेट एप्लीकेबल था। पुराना रेट जब एप्लीकेबल था आपने सप्लाई तो तब कर दी थी। आपने इनवॉइस 4 दिन बाद इशू किया। मैं आपको डेट्स लेके देता हूँ। आपने 1 जनवरी 2020 को सप्लाई कर दिया था। इनवॉइस कब इशू किया? 10 जनवरी 2020 को। पेमेंट कब किया? 15 जनवरी 2020। पेमेंट कब किया से मतलब पेमेंट कब मिला? अब देखो झगड़ा हो गया। अच्छा, रेट ऑफ चेंज, अरे ये तो बता दूं, रेट चेंज कब हुआ था? सर रेट चेंज हो गया था 5 जनवरी 2020 को। तो ये आपका बिफोर और ये आपका आफ्टर। अब आपको प्रॉब्लम समझ में आई? सर रेट चेंज में क्या हुआ? सर 18 से सॉरी 5% हो गया रेट। पहले 18% था, 5% हो गया रेट। अब इस केस में क्या करेंगे? अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा पुराना रेट लगाऊं या नया रेट लगाऊं। ये आपस में लड़ने लगे, सप्लायर और रिसिपिएंट आपस में लड़ाई करने लगे। क्यों? वो कह रहा है कम लगा दो, रेसिपिएंट बोल रहा है कम लगा दो, सप्लायर बोल रहा है यार मैं कैसे कम लगा दूं, पता चला अगर 18% लगाना हुआ तो फिर क्या होगा? अच्छा, सिचुएशन चेंज भी हो सकती है। हो सकता है पेमेंट भी पहले हो गया हो, इवेंट तो कहीं से भी खिसक सकते हैं। ये इसको मैं 3 जनवरी कर देता हूँ। तो कुछ भी हो सकता है, मतलब ऐसा नहीं है तीनों एक जगह नहीं होंगे, ठीक है ना? तीनों इवेंट एक जगह नहीं होंगे। अगर तीनों इवेंट एक जगह होते झगड़ा नहीं होता। एक इवेंट इधर आ गया, एक इवेंट उधर आ गया, एक इवेंट इधर आ गया, ऐसा कुछ है। तो इस सिनेरियो में झगड़ा सिर्फ और सिर्फ इतना है कि रेट पुराना लगेगा या नया लगेगा। कोई बोलेगा सर इनवॉइस तो बाद में इशू हुआ है, नया रेट लगाओ। कोई बोलेगा सर सप्लाई तो पहले ही हो गई थी, पुराना रेट ही लगेगा बॉस। कोई बोलेगा सर सप्लाई भी पहले हो गई थी, पेमेंट पहले कर दिया था हमने, तो पेमेंट तो पुराने रेट के हिसाब से किया होगा ना, तो पुराना रेट लगाओ। तो देखिए अब मैं आपको पहली बात बता देता हूँ, इनवॉइस कब इशू हुआ है, पेमेंट कब हुआ है, उससे कोई मतलब नहीं। ये नहीं बोलेंगे आप मुझसे सर इनवॉइस तो पहले इशू हो गया होगा तो इनवॉइस में जो रेट लगा है वही रेट प्रिवेल करेगा, नहीं। ना आप ये बोलेंगे हमने पेमेंट उस रेट के हिसाब से कर दिया था तो वो रेट लगा लो, ये नहीं सुनूंगा मैं। इसका लॉजिक है और जो लॉ में लिखा हुआ है हम वो पढ़ेंगे, ठीक है? पेमेंट में ऐसी कोई भारी दिक्कत नहीं, हो सकता है आपने पेमेंट बाद में किया हो। मान लेते हैं आपने पेमेंट किया बाद में, इनवॉइस और सप्लाई दोनों पहले हो गए थे, पेमेंट आपने किया बाद में। आपने पेमेंट कैसे कर दिया? 5% के हिसाब से कर दिया, और मैं कह रहा हूँ सप्लायर कह रहा है लॉफुली 18% लगना चाहिए। तो आप ये नहीं बोल रहे सर हमने तो पेमेंट नए के हिसाब से किया है, पेमेंट नए के हिसाब से, उससे मतलब नहीं है। लॉ देखेंगे लॉ क्या बोल रहा है, ठीक है? उसी हिसाब से चलेंगे। तो आइए देखते हैं लॉ क्या बोलता है। सेक्शन 14 डील करता है, ठीक है? केस 1 क्या है? केस 1 ये है कि गुड्स एंड सर्विसेज हैव बीन सप्लाइड बिफोर चेंज इन रेट। गुड्स और सर्विसेज जो हैं वो रेट ऑफ चेंज के पहले सप्लाई हो गए थे, ठीक है? तो ये देखिए सप्लाई यहाँ पर है, ओल्ड रेट में सप्लाई हुआ है, ठीक है? एक्चुअल सप्लाई, गुड्स की डिलीवरी, गुड्स भेज हमने तभी दिए थे जब ओल्ड रेट चल रहा था। और केस 2 क्या होगा? जब सप्लाई न्यू रेट में हुआ होगा, ठीक है? अब देखिए मेरी बात बहुत इतना इजी है, इतना इजी है कि मैं बता ही नहीं सकता। अगर सप्लाई पुराने रेट पे हुआ है और पेमेंट भी पुराने रेट पे हुआ है और इनवॉइस नए रेट पे इशू हुआ है, तो टाइम ऑफ सप्लाई पता है क्या मानेंगे? ओल्ड रेट। सर ऐसे कैसे? दोस्त इतना सिंपल लॉजिक है, इतना सिंपल लॉजिक है, अभी बताऊंगा आपको रोना आ जाएगा। आप कहोगे सर इतना इजी। आपको कुछ नहीं करना, आपको बस देखना है ज्यादा वजन कहाँ पे है, ज्यादा इवेंट कहाँ पर हो रहे हैं, पहले या बाद में। मतलब अगर सप्लाई पहले हो गया, पेमेंट पहले हो गया, तो 2 इवेंट, 3 में से 2 इवेंट पहले हो गए, मतलब पुराने रेट का पलड़ा भारी है, तो उस केस में क्या होगा? ओल्ड रेट लग जाएगा। दूसरी सिचुएशन लेते हैं। यहां देखिए क्या करा, सप्लाई तो सर पहले ही है, अब यहां पर पेमेंट पहले था, अब इनवॉइस पहले हो गया और पेमेंट बाद में हो गया नए रेट के हिसाब से, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या बोला था? जहां ज्यादा वेट हो, सप्लाई भी पहले
इनवॉइस भी पहले, पुराना रेट लग जाएगा। सर अब जो तीसरी सिचुएशन है ना, ये आपको ट्रिकी हो जाएगी आपके लिए, अब आप फंस जाओगे, क्योंकि सप्लाई पहले हो चुकी है। सर मेन इवेंट तो सप्लाई होता है, सप्लाई पुराने रेट पे हो चुकी है, लेकिन दोस्त अभी मैंने क्या बोला, इनवॉइस और पेमेंट नए रेट पे हुए हैं, तो मुझे उससे मतलब नहीं है। इनवॉइस और पेमेंट, मैं इन तीनों में से किसी को एक ज्यादा प्रिविलेज नहीं दे रहा, तीनों इक्वल है मेरे लिए। मैं तो आपसे बोल रहा हूँ तीन में से दो जहां आ गए वो रेट लगा दो। तो इसमें दो यहां पर आ गए तो क्या न्यू रेट लग जाएगा? यस बॉस। और टाइम ऑफ सप्लाई क्या मानोगे? टाइम ऑफ सप्लाई क्या मानोगे? इनवॉइस डेट और पेमेंट डेट विच एवर इज अर्लियर। यहाँ ऊपर टाइम ऑफ सप्लाई क्या माना था? सर ओल्ड रेट लगाया था, लेकिन टाइम ऑफ सप्लाई इनवॉइस को माना था। यहाँ सर ओल्ड रेट लगाया था, टाइम ऑफ सप्लाई पेमेंट को माना था। सर इतना सिंपल है? रियली? यस सर। अब केस टू हम बताएंगे सर, केस टू हम बताएंगे। मैंने कहा बताओ भाई। सर सप्लाई क्या हुआ है? गुड्स और सर्विसेज सप्लाई हुए बाद में, आफ्टर सप्लाई हुए। देखिए सर ये रहा सप्लाई, न्यू रेट के टाइम पर सप्लाई हुए, और इनवॉइस बाद में है, पेमेंट पहले है। तो आपने जो प्रिंसिपल बताया, दो चीजें बाद में हो गई, जहां वेट ज्यादा वो रेट अप्लाई कर दो। सर न्यू रेट अप्लाई कर देते हैं, देख लीजिए सर न्यू रेट। और टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। अब ये बताइए सर, सर यहाँ पे सप्लाई है नए रेट पे, पेमेंट नए रेट पे हुआ है, इनवॉइस पुराने रेट पे। सर अब तो बहुत इजी हो गया, मैं क्या बताएं सर आपको। दो इवेंट यहाँ पर हो गए सर, न्यू रेट लगेगा। न्यू रेट लगेगा मतलब न्यू रेट लगेगा, बोल दिया ना हमने, ठीक है। और डेट ऑफ सॉरी टाइम ऑफ सप्लाई क्या लेनी है? सर यहाँ पर न्यू रेट लग रहा है तो पेमेंट ही लेंगे, ठीक। डेट ऑफ पेमेंट इज टाइम ऑफ सप्लाई, न्यू रेट है। अब बेटा आप इस वाले में तो फंस जाओगे, मैं बता रहा हूँ आपको नहीं आएगा ये वाला। सर सप्लाई बाद में हुआ है, और इनवॉइस और पेमेंट पहले ही पुराने रेट के टाइम पे इशू हो गए थे। सप्लाई हमने बाद में किया, मतलब पेमेंट हमने एडवांस में मंगा लिया, इनवॉइस हमने एडवांस में मंगा लिया, उसने इनवॉइस इशू कर दिया, लेकिन सप्लाई हमने एक्चुअली में बाद में किया। इस केस में क्या होगा? सर आपने जो प्रिंसिपल बताया था उस पर ही चलेंगे, ओल्ड रेट लगेगा, और टाइम ऑफ सप्लाई इन दोनों में से विच एवर इज अर्लियर। ओल्ड रेट लगाया, टाइम ऑफ सप्लाई, डेट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ इनवॉइस, विच एवर इज। क्रक्स देखिए, द रेट वेयर टू इवेंट्स आर हैपनिंग विल बी अप्लाइड। बात खत्म। ओ माय गॉड, क्या टाइम ऑफ सप्लाई खत्म हो गया? देख लेते हैं। ओ वाओ, क्या बात है सर, टाइम ऑफ सप्लाई खत्म। बिल्कुल सर खत्म। जितने क्वेश्चन है सारे लगा दो, आज ही बैठ के जितने क्वेश्चन है सारे लगा दो, अपनी बुक में, किसी और की बुक में, सारे क्वेश्चंस लगा दो जो पिछले टेस्ट में दिए थे, कैसे तो भी हो, कुछ भी हो, सारे क्वेश्चंस लगा दो। कोई डाउट नहीं बचना चाहिए, कोई भी डाउट हो मुझसे उसी टाइम पूछ लो, ठीक है सर। चलिए जी, ऑल द बेस्ट। आपका टाइम ऑफ सप्लाई का रिवीजन हो गया। रिवीजन क्या, मैंने दोबारा ही बढ़ा दिया। रिवीजन कराता तो 20-25 मिनट, 20 मिनट भी नहीं लगते रिवीजन कराने, 15 मिनट लगते हैं। आपने देखा ना, ये बस रिवीजन जब कराऊंगा ना तो ये चार्ट बना दूंगा आपके सामने बस, और आप ही बताओगे, आप ही बोलोगे मुझे, तब बनाऊंगा ये चार्ट, ठीक है। ओहो, हाँ जी सर, ठीक है जी। तो सारे क्वेश्चंस कर लीजिए, अच्छा रहेगा, प्रैक्टिस हो जाएगी। हम लोग फिर मिलते हैं इनकम टैक्स की क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।